हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी की क्या ऐसी बातें हैं जो हमें वक्त रहते समझ आ जानी चाहिए, वरना हमारे हाथ से फेलियर चढ़ता है, अनसक्सेसफुल होते हैं और चारों तरफ से लोग हमें गलत ठहरा रहे होते हैं कि नहीं, आपकी तैयारी बस की नहीं थी, आप हाई स्कूल इतना था, इंटर आपका ऐसा था, आपने ध्यान नहीं दिया, आप घूमने के चक्कर में पड़ गए। तो तरह तरह की बातें होती हैं। देखो, जब भी आपको सफलता मिलती है तो आपने जीवन में चाहे जो कुछ किया हो, चाहे जितने से बुरे बुरे काम किए हों, तो आपको ये मान लिया जाता है कि नहीं, आप सफल हो गए, आपने अच्छा किया होगा। लेकिन जब आप असफल हो जाते हैं तो आपको दोषी ठहरा दिया जाता है समाज के द्वारा, घर परिवार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा कि नहीं, आप में वो क्षमता ही नहीं थी, आपने तैयारी नहीं की, आप तो घूमते थे, आप तो यहाँ घूमते थे, आप तो ये खाते पीते थे, आप इनसे बात करते थे। तरह तरह की बातें होती हैं। आप लड़कियों के साथ घूमते थे, आप लड़कों के साथ घूमते थे। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के लिए एक एक ही मानक रख दिया जाता है कि नहीं, आपने तैयारी नहीं की है। तो क्या ऐसे कारण हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि अगर हमारे अंदर वो गुण हैं या वो क्वालिटीज हैं या वो उतनी क्षमताएं हैं तो हमें तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है, इनमें से 2% या 10% भी चीजें हमारे अंदर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन करने के लिए मस्ट है कि आपको उतनी समझ होनी चाहिए जैसा यूपीएससी डिमांड करती है। यूपीएससी को क्या लगता है, कैसे वो चीजों को आगे बढ़ाती है, क्या उसका सिलेबस है, तो ये सारी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या चाहता है यूपीएससी? तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया है, ठीक है, कि मैं इन जो एग्जाम है, प्री मेंस और इंटरव्यू, इनके माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन करूंगा। लेकिन यूपीएससी ये नहीं बताती कि नहीं, उसे कैसा व्यक्तित्व चाहिए। उसने सिलेबस दे दिया, उसने पर ईयर क्वेश्चन पेपर कराती है या एग्जाम हेल्ड कराती है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि नहीं, मुझे कैसा स्टूडेंट चाहिए। अब लोग अनुमान लगाते हैं कि नहीं, हाँ, अगर अच्छा पढ़ा हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तरह तरह से लोग अनुमान बनाते हैं। लेकिन यूपीएससी में एक आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए क्या ऐसे मानक होने चाहिए, ठीक है, जो यूपीएससी शायद देखती होगी। तो सबसे पहली बात आती है कि आपका मेंटल कैलिबर। मेंटल कैलिबर का मतलब होता है कि आपका मस्तिष्क कैसा है। इसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज को नहीं माना जाता, यानी आप सिर्फ आपकी आईक्यू बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको जो पजल दी जाती है आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इस बार के अगर सीशैट पेपर को छोड़ दें, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़ दें, तो जनरली सीशैट का जो पेपर आता है ना, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, यही सारी चीजें पूछी जाती थी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं, हाँ, आईआईटी लेवल के। इस बार को अगर छोड़ दिया था, जनरली इजी सवाल होते थे जिसमें 27-28 अगर बराबर बढ़िया प्रैक्टिस आपने की है, आपने पर डे 30 मिनट 40 मिनट अगर दिए हैं, तो ये मान के चलिए आपका सीसेट बड़े आराम से निकल जाता था। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि इंटेलेक्चुअल क्वालिटी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो डम्ब हो, होना चाहिए इंटेलिजेंट, लेकिन इतना नहीं। उसकी सोशल ट्रेड्स, यानी उसका जो सोशल है, ठीक है, उसकी जो सोशल इंटेलेक्चुअलिटी है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसकी वो गहरी होनी चाहिए, क्योंकि उसे समाज में जाकर के काम करना है, उसे लोगों के बीच में जाकर के काम करना है, उसे लोगों के लिए काम करना है, ठीक है, संविधान का पालन कराना है, नियम कानूनों के हिसाब से चलना है, जो योजनाएं आती हैं वो योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। जैसे सपोज करो, अभी हाल फिलहाल में क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, मान लिया रथ यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान की निकली है, ठीक है, और बहुत ज्यादा भीड़ होती है रथ यात्रा में। कई सारे मौके पर हुड़दंग हो जाता है, कई जगहों पर जैसे रामनवमी है ना, तो इस तरह को हुड़दंग हो जाता है, राइट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एज ए डिप्टी कलेक्टर, एज एसपी, आपको वहां काम करना पड़ता है, ठीक है, और आपको ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि नहीं, हाँ, आपको कैसे दोनों पक्षों को बिना हिंसा किए, बिना कुछ मारपीट किए या उनको बिना कुछ किए आप उस झगड़े को शांत कराना है, आपको आपको शासन व्यवस्था को बहाल करना है वहां पर, ठीक है, जो भी अशांति है उसको समाप्त करके एक
सुविधा संपन्न जीवन देना है लोगों को, और लोगों की जो दिन प्रतिदिन की दिक्कतें हैं, है ना, उनको दूर करना है। तो आपको सोशल ट्रेड्स यानी सामाजिक वातावरण में पला बड़ा होना चाहिए। सामाजिक चीजें, मेंटल अलर्टनेस कैसा होना चाहिए कि मेंटल इतना अलर्ट होना चाहिए कि आपके सामने घटना घटी तो आप किसी मुद्दे पर पहुंचने से पहले क्या करेंगे, आप चीजों को समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कोई दो पक्ष हैं, एक पक्ष ए है और एक बी। ठीक है, ए पक्ष आपके पास आता है और आपको रो धो करके आपको समस्या बताता है। ठीक है, और वो आपकी कास्ट से, आपके धर्म से, या आपके रिलीजन से, या अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं तो उस संबंध में आता है, और वो किसी दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर कराता है या कोई भी मामला दर्ज कराता है। ठीक है, तो आपको क्या है, पूर्वानुमानों से ग्रसित नहीं होना है, आपको चीजों को समझना है, और दोनों पक्षों को, अगर उसने मामला दर्ज कराया है तो मामले की गहरी छानबीन करनी है। देन मामले को, ठीक है, अंडर एस्टिमेट करके उसको नहीं जाना है। तो इतना मेंटल अलर्टनेस चाहिए, कहाँ पर क्या घटनाक्रम होने वाला है। ठीक है, उसको कैसे समझाया जा सकता था, कैसे और उस पे आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक, तो ये सारी चीजें देखना है। जो अगली बात आती है, क्रिटिकल पावर ऑफ इन्यूमरेशन। ठीक है, क्रिटिकल, आप जब मेंस का एग्जाम लिखते हैं तो वहां क्रिटिकली इवेल्युएशन, ठीक है, तो इन्यूमरेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। ठीक है, मान लिया आपके सामने 10 बिखरी हुई चीजें पड़ी हैं, उनको इकट्ठा करके आपने लकड़ी बनाई या मेज बना दी। मान लिया कोई आपको एक पेपर फाड़ के दे दे और बोले कि नहीं, हाँ इसको देख करके, जैसे फजल वगैरह में होता है, इसको सही से जोड़ो। तो हो सकता है उस पेपर के पीछे क्या है, फोटो बनी हो, तो उस फोटो को देख करके जोड़ते हैं, या फिर उसमें कोई सेंटेंस लिखे हो, सेंटेंस को समझ के, या कोई भी ऐसा निशान जिसके माध्यम से हम उस कागज को जोड़ दें। तो यहाँ पर क्या होता है कि समस्या समाधान करना होता है। ठीक है, जो गवर्नेंस पॉलिसीज होती हैं, जो गवर्नेंस के नियम कानून होते हैं, जैसे सीए एनआरसी पर बवाल हो जाते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों पर एक बृहद समुदाय आकर के लड़ने झगड़ने लगता है, तो वहां पर आपको इनोमिनेट करना है, क्रिटिकल पावर होती है। और ये चीजें अगर आप नहीं कर सकते हैं, चार लोगों के झगड़े को शांत नहीं करा सकते हैं बिना हिंसा का प्रयोग किए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारी चीजों के पीछे भागना चाहिए। देखो, सिर्फ डिस्क जॉब नहीं है आईएएस, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ उसको चार पहिए गाड़ी बढ़िया मिल गई, उसको स्कॉट मिल गया, ठीक है, आराम से वो घूम रहा है, एसी में बैठता है, अच्छी सैलरी मिलती है, जितना चाहे उतना कमा ले। सिर्फ आईएएस सिर्फ इतना नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है। जब आप किसी आईएएस से बात करो, किसी जिला कलेक्टर से बात करो, तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ इनके पास समय की कमी होती है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, आपको जगह जगह पर पेशेंस बना के रखना होता है। हालांकि आपको जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको पेशेंस मस्ट है। बिना पेशेंस के आपको, बिना पेशेंस, इनर मोटिवेशन, इन चीजों के अलावा आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप कितना भी कोशिश कर लें। दूसरा होता है क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। ठीक है, ये होता है ना कि कभी कभी लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे इसका मतलब होता है जिस बात को कहते हैं उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, अपनी बात को ठीक तर्कों के साथ समझाना। देखो क्या होता है कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि बच्चों को, जैसे मान लिया अपने से कोई छोटा है, जैसे मैं स्वयं, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जब मेरी पढ़ने की बारी आती है तो मैं वो काम नहीं करता। हो सकता है ऐसा हो सकता हो, जमीन आसमान का अंतर हो सकता हो। ठीक है, तो उसी तरह कहने और करने में अंतर होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, कथनी और करने में अंतर, तो उस टाइप के लोग नहीं चाहिए। ठीक है, आप जिस बात को कह रहे हैं, मान लिया आपने किसी पर कोई इल्जाम लगाया, जैसे आप राजनीतिक मंचों पर देख सकते हैं, आप अगर न्यूज चैनल देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वो क्या बोलते हैं उनको, जो भी पैनलिस्ट आते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, पुरानी 100 साल पुरानी बातों को खोद करके, हैं, नेहरू, मोदी, गांधी, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल जो जिन पे काम करना चाहिए वो उसको वो ध्यान नहीं देते। तो उसी तरह जब आप किसी पद पर जाते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो बात कह रहे हैं, जो बात समझाना चाहते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, अपनी बात को ठीक तर्कों के साथ रखना। ठीक है, आप माइनॉरिटी से मिलेंगे, आप अल्पसंख्यक समुदाय से मिलेंगे, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो दबे कुचले हैं, जो समाज के निम्नतम तबके के लोग हैं। ठीक है, उनके लिए आप काम करेंगे, तो वो सारी चीजों को आप कैसे समझाएंगे, कैसे तर्कों का सहारा लेंगे। ठीक है, तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लिया किसी समुदाय में भुखमरी या किसी अन्य चीज को लेकर के बहुत सारी रूढ़िवादियां होती हैं कि नहीं, हाँ ये नहीं करना है,
लैट्रिन घर में नहीं होते, बाहर जाना चाहिए। तो ये सारी चीजों को कैसे आप समझाएंगे, ठीक है। ओडीएफ अपने किसी गांव को कैसे घोषित करेंगे, वहां के लोगों से कैसे बात करेंगे। देखो, भारत में समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान, और भी कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है। कभी महिला पुरुष, ठीक है, महिला पुरुष का झगड़ा, ठीक है, बच्चों का रेप, इस तरह के बहुत सारे घटनाक्रम होते रहते हैं जहां पर आपको अपनी नॉलेज से इतर जाके काम करना होता है, अपने बिलो द पावर आपको काम करना होता है, समझाना होता है, लोगों को बात करना होता है। तो अपनी बात को ठीक से कैसे कहेंगे। मान लिया एक गांव है, ठीक है, जहां पर किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई थी, तो उस गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब आप उस गांव से मिल आपको पता लगता है कि नहीं, आप वहाँ के लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, और आपके पास कुछ ऐसी कंप्लेन आई है जहां पर आपको लगता है कि नहीं, उन पेरेंट्स से बात करके उन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। तो अब आप अगर मान लिया जाते हैं, ठीक है, गांव के लोग अपने तर्कों के साथ बात रखते हैं कि बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो दिक्कत होती है, घर का काम नहीं हो पाता, या उनके से बदतमीजी हो जाती है, कोई शादी करने वाला नहीं है। इस तरह 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 की वो लोग, ग्रामीण लोग अपनी बातें बताएंगे। तो आप उनको कैसे, ठीक है, समझाएंगे, कैसे उनको क्लियर करेंगे अपनी बात को, आपका एक्सपोजिशन क्या होगा, ठीक है। तो किन तर्कों के साथ आप बात रखेंगे कि भारत सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत, ठीक है, आपके यहाँ पर छेड़छाड़ की व्यवस्था अगर ज्यादा होती है तो हम क्या करेंगे, कोई महिला थाना या कोई छोटी सी चौकी बना करके आपके गांव के आसपास उन बच्चों को सेफली आने जाने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। कम से कम उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, उनको एक एज तक पढ़ने का मौका मिल सके, उनको भी पुरुषों के साथ, ठीक है, कदम से कदम बढ़ाने का मौका मिले। तो ये सारी चीजों के माध्यम से आप अपने तर्कों से बात को रखेंगे। मान लिया किसी दो समुदायों में झगड़ा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम राइट तो आपने समझे होंगे। मान लिया किसी मस्जिद या मंदिर को लेकर के झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई मान लिया मंदिर या मस्जिद दोनों रास्ते में पड़ रहे थे, है ना। तो आपको लगा कि नहीं यार, इनको तो हटना चाहिए, है ना। और किस प्रकार से हटना चाहिए, कैसे उनको बाहर किया जाए कि लोगों का नुकसान कम से कम हो और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। तो उनको भी समझाना है, दोनों पक्षों के साथ बैठ करके आप बात करना है कि नहीं, हाँ, रास्ता देना पड़ेगा, हम सब एक जगह पर निवास करते हैं, तो दोनों लोग समुदायों को दिक्कत हो सकती है। उस हिसाब से बात करेंगे तो आई थिंक चीजें सिमट सकती हैं। तो ये एक एक्सपोजिशन होना चाहिए आपको। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ये डेवलप करने की कोशिश करें, लोगों से बात करें, लोगों को समझें। ऐसे अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर, तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। बैलेंस ऑफ जजमेंट, कभी कभी होता है ना कि हम चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद फैसला कर देते हैं। सपोज करो आप पुरुष हैं, ठीक है, और आपके मोहल्ले में कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ, आपने तुरंत जजमेंट दे दिया कि फला आदमी गलत हुआ। मान लिया मोहल्ले में चोरी हुई, और पहले मोहल्ले में कभी चोरी हुई होगी तो कोई व्यक्ति पकड़ा गया होगा, तो हमारा दिमाग उसी तरफ जाता है कि हम इतने जजमेंट में खो जाते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि नहीं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो एक तरफा फैसले करने से बचना, चीजों को समझना, वो जो ऊपर वाली बात है ना, कौन सी, ये वाली, ठीक है, क्रिटिकल पावर ऑफ इनुमिरेशन, ठीक है, इनकी सहायता से क्या करना, एक तरफा फैसले करने से आपको बचना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में आप एक तरफा फैसले करते हैं, आप सीधे बता देते हैं कि नहीं, संबंधित व्यक्ति है, आपने उसकी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं किया, आपने उसको देखा नहीं, किस, जैसे मान लिया आपके सामने कोई ऐसा आता है जिसने मर्डर किया हो, और आपको बिना सोचे समझे आप फैसला नहीं सुना सकते, आप उन परिस्थितियों को, उन चीजों को गहरे स्तर पर समझना चाहिए, ठीक है। वेरिटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, गहरी समझ होना, ठीक है, हल्की बात करने से आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मेंस लिखना होता है, ठीक है। मेंस के अलावा आपको प्रीलिम्स पास करना होता है, सबसे बड़ा रोड़ा तो यही है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, सीसेट होता है जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इन चीजों को करना होता है, दूसरा जीएस का पेपर होता है जिसमें कथन, कारण, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको बहुत बढ़िया समझ की आवश्यकता होती है, आपको सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, सामाजिक जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, है ना, उनको भी समझना होगा। वेरिटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, गहरी समझ होना आवश्यक है। देखो सीधी सी बात है। एबिलिटी फॉर सोशल कोहेंशन एंड लीडरशिप, सामाजिक एकता, ठीक है, जो सोशल
लीडरशिप है, आपको अगर नेता बनना है तो आपको क्या चाहिए, सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलना। ठीक है, अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लीडर कैसे बन सकते हैं। मान लिया आपको प्रधान बनना है, ठीक है, मान लिया आपको ग्राम का प्रधान इलेक्शन करना है, आप 21 साल के हो जाते हैं तो ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपने लोगों को समझाया होगा। मान लिया लोगों से बात करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो आप ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ सकते हैं। शर्त ये है ना कि आपका गांव आपका साथ होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सामाजिक एकरूपता नहीं है, आप लोगों को समझा नहीं पाते, अपनी जाति का या अपने धर्म का लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, तो आपके सामने दिक्कत हो सकती है ना। तो सामाजिक एकता एक आवश्यक शर्त है कि आप उस पद पर बैठते हैं जहां पर सभी समाज के सभी लोग आपके पास आएंगे। और अगर आपने वहां जाति धर्म, ठीक है, या लिंग जेंडर बेस्ड, ठीक है, और ऊंच नीच बेस, अगर ये सारी चीजें आप करने लगे तो आप जो सामाजिक समरसता है उसको भी बिगाड़ेंगे। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो उन तबकों के लिए आती है जो समाज की मुख्य धारा में पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें मुझे नहीं लगता बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये चीज तो होनी ही चाहिए। देखो, अगर मुझसे पूछे ईमानदारी, ईमानदार, ठीक है, और सामाजिक रूप से एक्टिव या बंधुता वाला व्यक्ति, आप इनमें से किसको चुनोगे। तो मैं सामाजिक बंधुता जिसके अंतर्गत होगी उसको चुनूंगा। ईमानदारी एक ऐसा गुण होता है जिसको सिखाया जाता है, लेकिन सामाजिक बंधुता ऐसी चीज है जो आपके मूल्यों में होती है, ठीक है। और मूल्य ईमानदारी, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ये सारे मूल्य आपको सीखने चाहिए। और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए आपको जो भी आपके जो पुराने ख्यालात हैं उनको बदलना पड़ेगा, तभी आप हो जाएगा। दूसरा, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। कौन सी, मॉरल। मॉरल इमोरल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इमोरल सुना है, इमोरल का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक रूप से सही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत यानी जो आपकी बौद्धिकता हो, ठीक है, और वो सत्यनिष्ठा, मॉरल सत्यनिष्ठा, ठीक है, इन दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। इमोरल आप व्यक्ति नहीं होने चाहिए। आपको लोगों की समस्याओं को ध्यान देना है, ठीक है, और सत्यनिष्ठा के काम करना है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको चीजों की गहरी समझ के साथ आपको ये सारी चीजें, यानी ये जो 6 क्वालिटी हैं, अगर इनमें से आपके पास 4 भी हैं, ठीक है, जैसे आपके पास मॉरल इंटेग्रिटी, सोशल कोहेंशन एंड ये सारी चीजें नहीं है, तो आप थोड़ा काम चला सकते हैं, आप तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, बैलेंस ऑफ जजमेंट हो गया, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा, ये आप सीख सकते हैं, ठीक है। जिस बात को कहते हैं ये नॉलेज पे बेस होता है, ठीक है, जितना आप रिसर्च करेंगे उतना ही चीजें आपकी ज्यादा सही होती चली जाएंगी। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें जो है ना आपको पहले से सीखनी, ये जो पहला टॉपिक है, ये आपको चीजों को पहले से जोड़ना समझना, यानी बहुत बड़े स्तर पर नहीं लेकिन थोड़े स्तर पर आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, यूपीएससी में 4 जीएस के पेपर होते हैं मेंस में, ठीक है, कितने, 1000 नंबर के। एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 500 नंबर के। यहाँ पर राइटिंग स्किल्स का ही सवाल है, यहाँ पर 40% ही नॉलेज काम आती है, 60% आपकी राइटिंग स्किल्स ही काम आती हैं, चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है। और ये सारी चीजें आपको नहीं आएंगी तो आप राइटिंग स्किल्स आप बेहतर कर ही नहीं सकते, आप आंसर राइटिंग में ही पिछड़ जाओगे। दूसरा, एक एसी पेपर होता है, एसी पेपर 250 नंबर का होता है, यहाँ पर भी राइटिंग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। 2 पेपर होते हैं, ठीक है, सॉरी, खंडका में एक ऐसे लिखना है, वो खा, यानी ए में एक ऐसे करना होता है, एक बी में, यानी 2 ऐसे कम से कम 3000 से 32 शब्दों में आपको करने होते हैं, है ना। तो इतना लिखने के लिए आपको ये एक्सपोजिशन तो आना ही चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ आनी ही चाहिए, ये एक आवश्यक शर्त है। दूसरा, पीसीएस में भी अगर आप पीसीएस भी अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे यूपी का हो, ठीक है, बिहार का हो, केरल का हो, हरियाणा हो, ये सारी सभी की आवश्यक शर्त है। ये जो आईएएस के लिए होगा वही पीसीएस के लिए होगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर आपका फैक्ट, पीसीएस में अगर आपके फैक्ट बहुत अच्छे हैं तो आपकी प्री क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ जाती है। मेंस में भी
ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन स्तर पर बहुत अच्छा लिखते थे, आपकी बहुत सारी अच्छी वो थी, तो आपका यहाँ भी हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। आपको इतना सिलेबस में अपने काम करना है, इतना सिलेबस पे अपने काम करना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। और जब तक ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी तो आपका कैसे करोगे, आप प्री कैसे क्वालिफाई करोगे? एग्जाम आप देख रहे हो कैसा होता है, इस बार सीसेट का पेपर देख लो, तो आपकी हवा खराब हो जाएगी। तो जो भी बिगिनर्स है, ठीक है, देखो सलाह मेरी यही है, वैसे आपका पैसा है, आपका टाइम है, आप चाहे जैसे जाएं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ही आप यूपीएससी की जद में आए या ईसीएस की तैयारी करें। अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आप ये सिर्फ रुतबा, धन दौलत, ताकत, पावर, इन सब की चीजों के आ रहे हैं, तो आप भूल जाइए, क्योंकि आपसे उतना हो नहीं पाएगा जितना इंटरेस्ट वाले लड़के से हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको अपने हिसाब से जो आपके दिल में काम आता हो वो करना चाहिए। ना तो लोगों के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार फला लड़की कलेक्टर बन गई और बहुत भौकाल हुआ, बहुत लोगों ने उसको सम्मान दिया, उस हिसाब से मैं भी आ गया और मैं भी वो करने लगा, तो मुश्किल है। ठीक है। और इतना मुश्किल है कि आपसे, मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें आना चाहिए। ठीक है। अगर आप लोगों के दबाव में आते हैं, ठीक है, आप मान लिया आपसे कोई कहता है कि नहीं फला आदमी, आपको इतनी, आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छा किया, आपने हाई स्कूल में इतने नंबर लाए, आप आईएएस बन सकते हैं, तो इस तरह से तैयारी नहीं होती। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपको इनर मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। आपने सैनदीप माहेश्वरी को सुन लिया, अलग बात है। ठीक है। आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो विवेक बिंद्रा या इनको कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन आप जब जमीन पे आएंगे आपकी हवा खराब हो जाएगी। ठीक है। तो वो चिकनी चुपड़ी बातों से काम चलने वाला नहीं है, यूपीएससी है। ठीक है। अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ देती है। फिर आप आएंगे आराम से 8-10 साल प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इसके बाद ज्यादातर रास्ते बचते नहीं है, है ना। 30-32 साल तक आप प्रिपरेशन करेंगे। भाई अगर यूपीएससी का देखें तो लगभग 21 साल से लेकर के 32 साल तक एज है जनरल की। 6 अटेम्प्ट मिलते हैं ओबीसी, 35 + 3 कर दो, 35 साल। 9 अटेम्प्ट हैं SC ST अनलिमिटेड। ठीक है। कितने भी अटेम्प्ट दें, लेकिन होता ये है ना कि आपकी एज बढ़ थोड़ी रही है, घट रही है। ठीक है। आप 21 से लेकर के 32 के बीच में जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी एज बढ़ेगी, घटेगी नहीं, है ना। तो और भी समस्याएं होती हैं जिनको करना है। प्रीलिम्स में आपको 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है। जियोग्राफी, आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो वहां भी आपके लिए समस्या हो सकती है। तो अगर आपके सामने ये सारी चीजें समस्याएं हैं, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती, कब कहाँ कैसे कर क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो वो सारी चीजों को तो मैं समझा दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई का लेकर के जुनून नहीं है, आप आईएएस सिर्फ पढ़ना तो जानते हैं लेकिन आईएएस नहीं बनना चाहते हैं, है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। पहले अपने व्यक्तित्व को समझें, व्यक्तित्व को समझ करके आगे बढ़ें। ओके। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियोज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।